हेलो फ्रेंड्स, सत्यनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो आपका टेस्ट का टॉपिक है वह यूनिट 5 आपकी चल रही है, ठीक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसका आज का आपका टेस्ट है। तो आज के आपके टेस्ट के टॉपिक थे संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन। तो ये आपके क्या थे, टॉपिक थे। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, हम आज के क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित प्रश्नों को तो 3 लाइनों में लिखने थे। तो इसमें ए नंबर का जो आपका क्वेश्चन था वो था प्रशासनिक विकास की विशेषताएं लिखी। तो प्रशासनिक विकास की क्या लिखनी थी, विशेषताएं लिखनी थी। बी नंबर का आपका क्वेश्चन था विकास प्रशासन, विकास प्रशासन को लिखना था, विकास प्रशासन होता क्या है। सी नंबर का आपका क्वेश्चन था नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन में अंतर लिखिए। तो नवीन लोक प्रशासन व नवीन लोक प्रबंधन में अंतर लिखने थे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन था आपको 50 शब्दों में इसका आंसर लिखने थे। आयोग के अनुसार 5 से 6 लाइन, हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन। तो इसमें आपको लिखना था ए नंबर का क्वेश्चन पद सोपान की कमियाँ। पद सोपान की कमियों को बताना था कि पद सोपान की कमियाँ क्या होती हैं। बी नंबर का क्वेश्चन था आपको आदेश की एकता की आवश्यकता अथवा फायदे लिखने थे, ठीक है। आदेश की एकता की आवश्यकता अथवा फायदे लिखिए। तो आपका था बी नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन था वो था 200 शब्दों का क्वेश्चन था, 11 मार्क का क्वेश्चन था। तो नियंत्रण के क्षेत्र क्या है, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक लिखने थे। तो आपका 11 मार्क का क्वेश्चन है, 200 शब्दों का क्वेश्चन, 2 पेज में आपको करना था। नियंत्रण के क्षेत्र क्या है, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। आंसर राइटिंग को आपको टाइमिंग के साथ पूरा करना था, 20 मिनट के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और मैं रोज़ बोलता हूँ जो लोग भी 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, वही लोग मेंस में अपने क्वेश्चन पेपर को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। चलिए आज के हम मॉडल आंसर देख लेते हैं। आज का मॉडल आंसर क्या है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है प्रशासनिक विकास की विशेषता लिखने। प्रशासनिक विकास की विशेषताएँ क्या होती है। तो देख लो पहली विशेषता क्या है, यह विकास प्रशासन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है, ठीक है। प्रशासनिक विकास जो है, प्रशासनिक विकास विकास प्रशासन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है। इसका प्रथम लक्ष्य है प्रशासनिक सुधार है। इसका जो प्रथम लक्ष्य वो क्या है, प्रशासनिक सुधार है। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें प्रशासनिक विकास प्रशासनिक क्षमता व कुशलता में वृद्धि करता है। तो प्रशासनिक, ठीक है ना, विकास की बात हो रही। प्रशासनिक विकास मतलब काम करने के तरीके प्रशासन में, प्रशासन में पद सोपान, प्रशासन में कर्मचारी की नियुक्ति, ठीक है ना, उनकी स्किल, ये सब प्रशासनिक विकास के अंतर्गत आता है। इनको समय समय पर क्या करता है, हर विभाग सुधारने की कोशिश करता है। तो यह है प्रशासनिक विकास। इसमें आपको 3 विशेषताएं लिखनी थी। तो ये आपका होगा उत्तर ए। उत्तर बी देख लो, विकास प्रशासन लिखना था। विकास प्रशासन होता क्या है, प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो देख लो, विकास प्रशासन का जनक जॉर्ज ग्रांट को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको होगा विकास प्रशासन के जनक कौन है, जॉर्ज ग्रांट है। जॉर्ज ग्रांट पर्टिकुलर 3 मार्कर में आपसे पूछा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन दे दो। यह वह प्रशासन है जो नियोजित रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक विकास पर बल देता है। तो विकास प्रशासन क्या है, जो नियोजित रूप से, नियोजन है इसमें, प्लानिंग है इसमें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक विकास पर क्या करता है, बल देता है। तो ये आपका होगा उत्तर बी। फिर आपसे पूछा गया था, तीसरी नंबर का क्वेश्चन जो था वो था नवीन लोक प्रशासन व नवीन लोक प्रबंधन में अंतर लिखे। नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन में क्या करना था, अंतर लिखने थे। तो देख लो उसको किस प्रकार किया है। तो नवीन लोक प्रशासन युवाओं का आंदोलन है, ठीक है ना। युवाओं का आंदोलन नवीन लोक प्रशासन को बोलते हैं। जब आप पढ़ोगे नवीन लोक प्रशासन को, नवीन लोक प्रबंधन को, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और नवीन लोक प्रबंधन क्या है, बीच में ये लाइन ऐसी, ठीक है ना। नवीन लोक प्रबंधन क्या है, नवीन लोक प्रबंधन में वरिष्ठ, अनुभवी व युवाओं की भागीदारी है, ठीक है ना। तो ये आपका होगा नवीन लोक प्रबंधन। नवीन लोक प्रशासन सरकार व प्रशासन का आलोचक है। नवीन लोक प्रशासन जो है वो सरकार व प्रशासन का क्या है, आलोचक है। और जबकि नवीन लोक प्रबंधन जो है वह सरकार व प्रशासन की सीमित भूमिका की संकल्पना करता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। और 3 4 और आप कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है 5 मार्कर में भी। तो 5 मार्कर के लिए भी आप इसको क्या कर लेना, तैयार कर लेना। तो ये आपके होगा 3 मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद देख लो दूसरे नंबर क्वेश्चन 5 से 6 लाइन वाले। तो इसमें आपका सबसे पहले लिखना था, आपको क्वेश्चन था पद सोपानी कमियाँ। तो पद सोपानी कमियाँ क्या क्या है। तो देख लो सबसे पहले पद सोपानी क्या कमियाँ हैं। लाल फीताशाही, कार्य में अनावश्यक विलम्ब। लाल फीताशाही का मतलब होता है कार्य में अनावश्यक विलम्ब। मतलब जो ऑफिसर होते हैं वो काम करते नहीं है, फाइल को अटकाए रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो उसको बोलते हैं लाल फीताशाही, ठीक है। फिर
ऊंच नीच की भावना भी पद सोपान में दिक्कत की काम है। निम्न स्तर के लोगों में हीन भावना का संचार होता है, ठीक है ना। निम्न स्तर के लोगों में उत्साह और मनोबल विपरीत असर पड़ता है, ठीक है ना। उत्साह और मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है पद सोपान से। इसमें मानवीय भावनाओं की अनदेखी की जाती है। व्यक्ति को मशीन का पुर्जा मान लिया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। व्यक्ति के पास स्व निर्णय की शक्ति या पहल शक्ति नहीं होती है। तो ये हो गए आपके पद सोपान के क्या होगी, कमियाँ हो गई, ये इतनी सारी कमियाँ पद सोपान। फिर आपका जो बी नंबर का क्वेश्चन है वो है आदेश की एकता की आवश्यकता अथवा फायदे लिखो। तो आदेश की एकता की आवश्यकता अथवा फायदे क्या क्या है, तो देख लो क्या है। यह एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा पर आधारित है, ठीक है। एक व्यक्ति एक स्वामी, तत्कालीन उच्च अधिकारी का ज्ञान होता है, ठीक है। अब जो लोग भी लोक प्रशासन नहीं पढ़े उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है लोक प्रशासन को, ठीक है। तो ये तत्कालीन उच्च अधिकारी का क्या होता है, ज्ञान होता है। किस किस को आदेश देना है लेना है, ठीक है ना। दुविधा या असमंजस की स्थिति नहीं होती इसमें, ठीक है ना। अनुशासन और सुव्यवस्था होती है। आपसी टकराव पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलती है। संगठन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है ना, आदेश की एकता से। तो ये आपके हो गए इसके विशेषताएं या फायदे या लाभ, ठीक है ना, या गुण, सब एक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना था ये। तो ये आपका होगा क्या, बी नंबर का क्वेश्चन। फिर देख लो तीसरे का ए, मतलब 2 शब्दों का क्वेश्चन जो आपको लिखना था वो किस प्रकार करना था। तो नियंत्रण के क्षेत्र, आपका क्वेश्चन था नियंत्रण के क्षेत्र क्या है, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। नियंत्रण क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं और नियंत्रण क्षेत्र की डेफिनेशन देनी है। तो देखो नियंत्रण क्षेत्र क्या है। तो नियंत्रण के क्षेत्र का अर्थ है किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी के ध्यान के उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत वह अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। तो नियंत्रण का क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें वह अधीनस्थों को क्या करता है, सफलतापूर्वक नियंत्रण करता है। किसी अधिकारी के अधीन कार्य करने वाले अधीनस्थों की संख्या को नियंत्रण का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी लाइन, किसी अधिकारी के अधीन जितने भी लोग कार्य करते हैं, अधीनस्थ कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं नियंत्रण का क्षेत्र। सभी विद्वानों का समान रूप से कहना है कि नियंत्रण का क्षेत्र जितना ही छोटा और निश्चित हो उतना ही अच्छा है। अब कोई अधिकारी के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उसको नियंत्रण करने में दिक्कत आएगी ना। तो जिसका नियंत्रण का क्षेत्र क्या होगा, छोटा होगा, तो उससे क्या होगा, नियंत्रण का क्षेत्र छोटा होगा तो उसको निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होगी, वो नियंत्रण अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। जिससे एक समय में एक अधिकारी बहुत से अधीनस्थों पर ध्यान नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ये सभी विद्वान कहते हैं कि भाई नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा हो उतना अच्छा है, क्योंकि एक समय में अधिकारी बहुत सारे अधीनस्थों पर क्या नहीं कर सकता है, ध्यान नहीं दे सकता है। इसलिए पत्तायोजन भी किया जाता है चीज़ों को, ठीक है ना, कार्यों का पत्तायोजन किया जाता है, एक दूसरे को सौंपे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्र, ये होगी नियंत्रण के क्षेत्र की आपकी परिभाषा। फिर नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो देख लो। सबसे पहला कारक है कार्य। यदि नियंत्रणकर्ता अधिकारी व अधीनस्थों का कार्य समान प्रकृति का है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। यदि नियंत्रणकर्ता अधिकारी व अधीनस्थों का कार्य भिन्न प्रकृति का हो तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। समझ रहे ना आप। यदि एक से कार्य हैं उच्च अधिकारी के निम्न अधिकारी के तो नियंत्रण क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा, स्ट्रांग होगा। और यदि भिन्न भिन्न कार्य हैं तो फिर नियंत्रण क्या होता है, ढीला होता है। फिर देख लो व्यक्तित्व, दूसरा का प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्तित्व। यदि उच्च अधिकारी कुशल है, बुद्धिमान है, चुस्त हो तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। डेफिनेटली सीधी सी बात है कि यदि वो बुद्धिमान है, चुस्त है तो नियंत्रण अच्छे से करेगा। और यदि उच्च अधिकारी कुशल बुद्धिमान ना हो तथा अधीनस्थ कामचोर अकुशल, ठीक है ना, अकुशल असहयोगी हो तो नियंत्रण का क्षेत्र कम हो जाता है, सीधी बात है। उसके अंदर यदि क्वालिटी नहीं है उस हिसाब से कि आप नियंत्रित कर सके तो नियंत्रण क्षेत्र कमजोर होने वाला है। तो ये व्यक्तित्व हो गया एक प्रभावित करने वाला कारक। फिर देख लो स्थान। यदि उच्च अधिकारी व अधीनस्थ एक ही समान पर या एक ही स्थान पर कार्य करें तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। समान ये कर लेना स्थान, ठीक है ना, एक ही स्थान पर कार्य करें तो नियंत्रण का क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा। यदि दोनों के मध्य भौगोलिक दूरी अधिक हो तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। आप देख तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ी ये चीज़ें, ठीक है। राजा महाराजा अपने से दूर के राज्यों में जो उनके अधीन राज्य होते थे उनमें क्या कर देते थे, नियंत्रण करने के लिए किसी को सौंप देते थे। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण उनका रहता नहीं था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहता था, ठीक है ना। तो वहाँ पर नियंत्रण इतने अच्छे से नहीं हो पाता था। तो इसी प्रकार से चीज़ें हैं ये।
तो ये आपका क्या हो गया, स्थान हो गया। फिर देख लो सम में, ठीक है, संगठन की आयु और जी क्या लिखा है, सेवा काल। पुराना संगठन में नियंत्रण क्षेत्र अधिक होता है और नए संगठन में नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो संगठन की आयु पर डिपेंड करता है वो कि नियंत्रण का क्षेत्र अधिक है। यदि कोई पुराना संगठन है तो बड़ा संगठन है, ठीक है ना, तो नियंत्रण का क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा। और नया संगठन है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। सेवा काल, यदि नियंत्रणकर्ता का सेवा काल अधिक है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। अब यदि सेवा काल अधिक है तो वो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। यदि उच्च अधिकारी नया है तो नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है, कम होता है, उसके पास कम जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, सेवा काल। तो प्रभावित करने वाले कारक हैं भाई, पहले कोई आईएएस बनता है, कलेक्टर बनता है, ठीक है, बाद में धीरे धीरे वो पोस्ट होता है, वो संभायुक्त बनता है, फिर संभायुक्त बनता है तो उसका नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है, और अधिक हो जाता है। पहले मान लो एसडीएम बना, नियंत्रण क्षेत्र कम है, फिर कलेक्टर बना, फिर नियंत्रण का क्षेत्र थोड़ा बड़ा, संभायुक्त बना, फिर नियंत्रण क्षेत्र और बना, फिर बाकी और वरिष्ठ हो गया, वो सेवा काल उसका और बढ़ गया, तो वो क्या बन जाएगा, फिर सचिव बनेगा किसी बड़े विभाग में, तो उसका नियंत्रण क्षेत्र क्या होगा, उतना ही अधिक होता जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको समझना था, ये चीज़ हो गई। फिर देख लो पद सोपान। अब यदि पद सोपान के स्तरों की संख्या अधिक होगी तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा, ठीक है। यदि पद सोपान के स्तर कम होंगे तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। तो ये आपका होगा लास्ट प्रभावित करने वाला कारक, पद सोपान, ठीक है। इन सबको अच्छे से पढ़ लेना। पद सोपान वगैरह से 3 मार्कर में भी पूछ सकते हैं, 5 मार्कर में भी आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको नियंत्रण के क्षेत्र के ऊपर लास्ट में अपने आप से निष्कर्ष लिख देना, एक अच्छा सा निष्कर्ष यहाँ पर लिख देना। और आप लोग जो आंसर राइटिंग कर रहे हो, मैं उसमें भी देख रहा हूँ कि आप लोग निष्कर्ष नहीं लिख रहे अच्छे से, तो आप निष्कर्ष अच्छे लिखने की कोशिश करो। 3 लाइन में अच्छा निष्कर्ष लिखना चाहिए। पहले निष्कर्ष पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, अब क्योंकि आप आधे से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हो, तो अब निष्कर्ष को आप अच्छा बनाने की कोशिश करो। मैं आपको आज का निष्कर्ष भी नहीं बता रहा हूँ, आपको अपने मन से अच्छा निष्कर्ष लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को करना था। और लोक प्रशासन को अच्छे से पढ़ लो, नया सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र हो गया, लोक प्रशासन हो गया, ठीक है। और 30 नंबर का इसका वेटेज है। तो इस प्रकार से आपको करना था। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।